तो आ गया है साल का वो समय जब हमें टैक्स से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने होते हैं। और इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई और पुरानी टैक्स रिजीम के बीच का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी बचत पर सीधा और बड़ा असर डाल सकता है। तो सवाल सीधा सा है, नई रिजीम चुने या पुरानी? हमारे लिए कौन सी व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और हर पहलू को समझते हैं ताकि हम सब एक सही और सोचा समझा फैसला ले सकें। और हाँ, इस साल ये फैसला इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने कुछ वाकई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मतलब है कि जो हिसाब किताब पिछले साल काम कर रहा था वो शायद इस साल काम न करे। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, इसलिए हर बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या और एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी सोच का है। नई रिजीम का फोकस है सादगी, मतलब टैक्स की दरें कम है लेकिन आपको ज्यादातर डिडक्शंस या कटौतियों का फायदा नहीं मिलता। दूसरी तरफ है पुरानी रिजीम, जो उन लोगों के लिए है जो अपने निवेश और खर्चों की पूरी प्लानिंग करते हैं। यहां टैक्स रेट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ये आपको 70 से भी ज्यादा तरीकों से टैक्स बचाने का मौका देती है। अब बात करते हैं नई टैक्स रिजीम की। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये सिस्टम अब डिफ़ॉल्ट चॉइस है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई अपनी कंपनी को नहीं बताता कि उसे कौन सी रिजीम चाहिए, तो उसका टैक्स अपने आप इसी नई रिजीम के हिसाब से कट जाएगा। और इस नई रिजीम में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव भी हुए हैं। अब इसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। पर जो सबसे बड़ी और कमाल की बात है वो ये है कि एक बढ़ी हुई रिबेट की वजह से अब 12 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 12 लाख रुपए। ये नंबर इस साल का असली गेम चेंजर है। नई रेजीम में मिली रिबेट का कमाल है कि अगर किसी की वेतन से आय 12 लाख तक है तो उसकी टैक्स देनदारी 0 यानी 0 हो सकती है। ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब जरा पुरानी रिजीम की भी बात कर लेते हैं। इसे हम उन लोगों का रास्ता कह सकते हैं जो अपने फाइनेंस को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं और टैक्स बचाने वाली हर कटौती का पूरा इस्तेमाल करते हैं। पुरानी रिजीम की अपनी ही खासियतें हैं। हाँ, यहाँ टैक्स की दरें ज्यादा हैं, लेकिन ये मेहनत की कमाई बचाने के लिए आपको कई दरवाजे देती है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का निवेश, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट। अगर किसी के पास ये सब कटौतियां हैं तो ये सिस्टम आज भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, थियोरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में असली नंबरों के साथ ये नियम कैसे काम करते हैं। हम 2 अलग अलग लोगों के उदाहरण लेंगे जिससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो पहले मिलते हैं श्री रामू से। वो एक नौकरी पेशा इंसान हैं जिनकी साल की इनकम है 12 लाख रुपए। उनके पास कुछ आम निवेश हैं जैसे PPF और हेल्थ इंश्योरेंस, जिन्हें मिलाकर उनकी कुल कटौतियां करीब 1.8 लाख रुपए बनती हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, नतीजा चौंकाने वाला है। नई रिजीम में श्री रामू को बिल्कुल जीरो टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं अगर वो पुरानी रिजीम चुनते हैं तो उन्हीं कटौतियों के साथ उन्हें 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स देना पड़ता। ये है नई रिजीम की 12 लाख वाली रिबेट का सीधा सीधा कमाल। और ये बात इस तथ्य को और भी पुख्ता करती है। ज्यादातर लोगों के लिए जिनकी आय 12 लाख रुपए तक है, नई रिजीम ही सबसे अच्छा विकल्प है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब मिलते हैं श्री अंबन से। इनकी स्थिति रामू से बिल्कुल अलग है। इनकी इनकम है 4.5 लाख रुपए और इनके पास कटौतियों की एक लंबी लिस्ट है, कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपए की, जिसमें HRA, होम लोन का ब्याज और दूसरे बड़े निवेश भी शामिल हैं। और यहां एक कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। श्री अंबन के लिए पुरानी रिजीम ज्यादा फायदेमंद है। नई रिजीम में उन्हें करीब 3,20,000 का टैक्स देना पड़ता, जबकि पुरानी रिजीम में उनकी टैक्स देनदारी सिर्फ 3,04,000 है। यहां पर उनकी 9 लाख की भारी भरकम कटौतियों ने नई रिजीम की कम टैक्स दरों के फायदे को भी पीछे छोड़ दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीधी सी बात है, अगर किसी के पास श्री अंबन की तरह बहुत ज्यादा डिडक्शंस हैं तो पुरानी रिजीम आज भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निवेश और खर्चे कितने हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई ये कैसे जानेगा कि उसके लिए क्या सही है? इसका जवाब छिपा है ब्रेक इवन पॉइंट को समझने में। ये वो जादुई आंकड़ा है जो हमें सही फैसला लेने में मदद करेगा, वो आहा मोमेंट देगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कम से कम डिडक्शन की रकम है जो पुरानी रिजीम को फायदेमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर हमारी कुल कटौतियां इस ब्रेक इवन रकम से ज़्यादा हैं तो पुरानी रिजीम बेहतर है, और अगर कम है तो बिना सोचे समझे नई रिजीम ही सही विकल्प है। ये टेबल एक शानदार गाइड है। बस अपनी कुल सालाना आय देखिए और उसके सामने दी गई ब्रेक इवन रकम देखिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी की आय 20 लाख रुपए है तो उसे पुरानी रिजीम से फायदा उठाने के लिए कम से कम 7,08,000 रुपए से ज्यादा की कटौतियों की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं और देखते हैं कि अंतिम फैसला लेने से पहले कौन सी जरूरी बातें हमें हमेशा याद रखनी है। ये 4 नियम एक चेकलिस्ट की तरह हैं। पहली बात, नई रिजीम अब डिफ़ॉल्ट है। दूसरी, पुरानी रिजीम को खुद चुनना पड़ता है, वो अपने आप नहीं मिलती। तीसरी, अगर कोई सैलरीड है तो वो हर साल अपनी पसंद बदल सकता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, फैसला लेने से पहले हमेशा दोनों विकल्पों में अपना टैक्स कैलकुलेट करें। तो अब गेंद आपके पाले में है। अब जब ये सारे नियम और हिसाब किताब समझ आ गए हैं तो क्या ये कैलकुलेट किया है कि वो कौन सी रकम है जो पुरानी और नई रिजीम के बीच का फर्क तय करेगी? अपना ब्रेक इवन पॉइंट जानिए और अपने लिए सबसे बेहतर टैक्स फैसला लीजिए।